हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जावा के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी टाइप ऑफ डेटा टाइप इन जावा। इट मीन जावा में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी नन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2, क्योंकि जावा में आपके जो डेटा टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्वेश्चन 2 है आपका यहाँ पे हाउ मैनी प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। इट मीन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शन ए है आपका 4, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 8, क्योंकि जावा में आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका बुलियन, दूसरा कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। ये 8 टाइप के आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट इज द साइज ऑफ कैर डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जावा के अंदर जो कैर डेटा टाइप होता है उसका आपका क्या साइज होता है। ए दे रखा है यहाँ पे आपका 1 बाइट, बी 2 बाइट, सी 4 बाइट या फिर डी नन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2 बाइट, क्योंकि हमारे जावा में जो आपका कैरेक्टर डेटा टाइप होता है वो आपका 2 बाइट का स्पेस कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका बुलियन डेटा टाइप है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पे आपको ट्रू, बी फॉल्स, सी ट्रू ऑब्लिक फॉल्स या फिर डी नन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। तो इस तरीके से जो आपका बुलियन डेटा टाइप होता है उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर डेटा टाइप है। ऑप्शन ए शॉर्ट, बी इंट, सी लॉन्ग या फिर डी बाइट। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बाइट, क्योंकि आपका जो इंटीजर डेटा टाइप होता है उसमें से आपका सबसे छोटा जो डेटा टाइप होता है वो होता है आपका बाइट, क्योंकि बाइट जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में केवल 1 बाइट का स्पेस ही कवर करता है। वहीं आपका जो शॉर्ट है वो 2 बाइट स्पेस कवर करता है और इंट जो है वो आपका 4 बाइट का स्पेस कवर करता है और साथ ही साथ जो आपका लॉन्ग डेटा टाइप होता है वो आपका 8 बाइट का स्पेस मेमोरी में कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप कम्स अंडर फ्लोटिंग डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंडर में आता है। ऑप्शन ए लॉन्ग, बी डबल, सी फ्लोट या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे आपका फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के अंडर में डबल और फ्लोट दोनों ही आते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का यूज़ हम पॉइंट वाली संख्याओं को स्टोर करने के लिए करते हैं। इट मीन्स डेसिमल डिजिट्स जो होती हैं हमारी। तो यहाँ पे जो आपका फ्लोट होता है उसमें हम 4 बाइट्स और 7 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं, जबकि आपका जो डबल होता है उसके अंदर हम 4 बाइट और 15 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका व्हाट इज द रेंज ऑफ बाइट डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपको बाइट डेटा टाइप की रेंज बतानी है कहाँ से कहाँ तक होती है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है -128 to 128, बी दे रखा है -127 to 128, सी -128 to 127 या फिर डी -127 to 127। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी -128 to 127। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन जावा। तो यहाँ पे आपको बताना है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके अंदर हमारे कितने टाइप के लूप होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी नन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 4, क्योंकि जावा में हमारे 4 टाइप के आपके लूप यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विच लूप ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है वो कौन सा लूप है जो कंडीशन के फॉल्स होने पर भी एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट
ज़रूर होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ऑप्शन ए वाइल लूप, बी डू वाइल लूप, सी फॉर लूप या फिर डी फॉर ईच लूप। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप आपका एक ऐसा लूप है जो कि कंडीशन, अगर आपकी दी गई जो कंडीशन है वो गलत भी होती है तो भी वो क्या करता है, एक बार आपके स्टेटमेंट को ज़रूर एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डू वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज डैश लूप। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए एंट्री कंट्रोल, बी एग्जिट कंट्रोल, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एग्जिट कंट्रोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो डू वाइल लूप है वो आपका कौन सा लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। यहाँ पे डू वाइल लूप में सबसे पहले जो आपका स्टेटमेंट होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके बाद में आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है। इट मीन्स जब आपका कंपाइलर आपके प्रोग्राम से एग्जिट कर रहा होता है उस टाइम पे यहाँ पे कंडीशन आती है, इसीलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से आपका कौन सा एंट्री कंट्रोल लूप है। ऑप्शन ए वाइल, बी डू वाइल, सी फॉर लूप या फिर डी बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी, क्योंकि यहाँ पे वाइल और फॉर लूप ये दोनों ही क्या है, आपके एंट्री कंट्रोल लूप हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही कंपाइलर आपके प्रोग्राम में एंटर करता है तो सबसे पहले उसे वहाँ पर कंडीशन मिलती है। अगर वो दी गई कंडीशन आपकी ट्रू होती है तभी आपका जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज क्या होता है, आपका जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम से एग्जिट कर जाता है। तो इस तरीके से आपका वाइल और फॉर लूप में दोनों में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही आपकी कंडीशन दी जाती है, इसीलिए इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। जबकि आपका जो डू वाइल लूप होता है उसमें आपकी जो कंडीशन होती है वो प्रोग्राम के एंड में दी जाती है। मीन्स जैसे ही कंपाइलर आपका क्या करता है, आपके प्रोग्राम से एग्जिट कर रहा होता है तभी आपको कंडीशन दी जाती है, इसीलिए उसे एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हाट इज द पर्पस फॉर यूजिंग लूप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लूप को यूज करने का हमारा पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए फॉर रिपीटेशन, बी चेक कंडीशन, सी फाइंडिंग एरर या फिर डी नन। जैसा कि आप लोगों ने जावा में पढ़ा है कि हम लूप का यूज़ क्यों करते हैं, जब हमें किसी प्रोग्राम के किसी पोर्शन को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, कब तक, जब तक कि हमारी जो दी गई कंडीशन है वो ट्रू होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है फॉर रिपीटेशन। क्यों? क्योंकि हम प्रोग्राम में लूप के द्वारा ही क्या करते हैं, किसी पोर्शन को बार बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच लूप इज बेस्ट सूटेबल फॉर एरेज इन जावा। तो यहाँ पे आपको बताना है जावा में एरे के लिए बेस्ट सूटेबल आपका जो लूप है वो कौन सा है। ऑप्शन ए फॉर लूप, बी फॉर ईच लूप, सी वाइल लूप या फिर डी डू वाइल लूप। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर ईच लूप। तो यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ हम एरे में जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं उनको इंसर्ट करने के लिए और एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। तो यहाँ आपसे पूछा गया है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका बाइनरी ऑपरेटर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए असाइनमेंट ऑपरेटर, बी अर्थमेटिक ऑपरेटर, सी रिलेशनल ऑपरेटर या फिर डी लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है वो आपका बाइनरी ऑपरेटर्स का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन ए प्लस, बी मल्टीप्लाई, सी मॉड या फिर डी एंड सिंबल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी एंड वाला सिंबल जो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जो आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉड और डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपके लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी नन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 3। तो इस तरीके से आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एंड, नॉट और। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर। तो यहाँ आपको बताना है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ हम क्यों करते हैं। ऑप्शन ए है आपका कंपैरिजन, बी
असाइनमेंट, सी फाइंडिंग एरर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ दो या दो से अधिक जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हम कंपैरिजन करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, जो आपके एंड सिंबल्स बनाए हुए हैं दो, ये आपका है लॉजिकल एंड, बी है आपका लॉजिकल और, सी है आपका लॉजिकल नॉट, और लास्ट में जो आपका डी ऑप्शन दे रखा है जिसमें आपका एंड का सिंबल बना हुआ है, ये है आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये है आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर अल्टरनेट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे यूज कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट है वो। ऑप्शन ए है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, बी बिटवाइज ऑपरेटर, सी टर्नरी ऑपरेटर या फिर डी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर को भी हम योग क्या कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका क्या होता है, कंडीशन को चेक किया जाता है कि दी गई कंडीशन आपकी ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपकी। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी गार्बेज या फिर डी नन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 0, क्योंकि आपका जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। क्वेश्चन नंबर 21 है ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका इंस्टेंस वेरिएबल, बी लोकल वेरिएबल, सी स्टैटिक वेरिएबल या फिर डी नन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जो आपका वो वेरिएबल होता है जिसे हम मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि जो उसका स्कोप होता है वो बस फंक्शन के अंदर तक ही होता है, उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो फंक्शन के अंदर तक ही होती है, हम उसको ओनली फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और एस्केप स्टेटमेंट डिपेंड ऑन द डैश एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका इफ स्टेटमेंट होता है उसका एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट और उसका एस्केप स्टेटमेंट किस एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है आपका बुलियन, बी डबल, सी इंटीजर या फिर डी नन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बुलियन। बुलियन जो होता है अपने अंदर वो एक वैल्यू कंटेन करता है, चाहे वो वैल्यू आपकी 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। यहाँ पे 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स, और इसी एक्सप्रेशन पे आपका जो इफ स्टेटमेंट है उसका एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द रीजन ऑफ पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जावा की पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का रीजन क्या है। ऑप्शन ए बाइट कोड, बी एप्लीट, सी एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर डी डायनामिक। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बाइट कोड। जावा का जो बाइट कोड होता है वो जावा को पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जावा का जो बाइट कोड है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन किया जा सकता है। साथ ही साथ ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है आपके जो अदर यूजर्स होते हैं, आपके जो अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं उनसे। क्वेश्चन नंबर 24 है विच पैकेज कंटेन द सिस्टम क्लास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पैकेज आपका सिस्टम क्लास को कंटेन करता है। ऑप्शन ए है आपका java.util पैकेज, बी java.lang पैकेज, सी java.awt पैकेज या फिर डी java.io पैकेज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी java.lang पैकेज। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो java.lang पैकेज है वो सिस्टम क्लास को अपने अंदर कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है जावा इज केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है आपका ट्रू है या फॉल्स है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका ट्रू, बी फॉल्स,
सी मे बी ट्रू और फॉल्स, या फिर डी डिपेंड ऑन कंपाइलर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रू, क्योंकि जावा जो होती है आपकी वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें आपका अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों का ही मतलब अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है जावा वाज पब्लिकली रिलीज्ड इन डैश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपकी जावा है वो पब्लिकली कब रिलीज हुई थी। ऑप्शन ए है आपका 25/05/1991 में, बी 28/05/1993, सी 27/05/1995 या फिर डी 26/05/1996। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 27/05/1995। तो इस दिन आपकी जो जावा है वो पब्लिकली रिलीज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एडवांटेज ऑफ जावा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा आपका करेक्ट एडवांटेज है जावा का। ऑप्शन ए है आपका जावा इज सिंपल, बी जावा इज सिक्योर, सी जावा इज पोर्टेबल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही फीचर्स क्या होते हैं जावा में अवेलेबल होते हैं। जावा जो है आपकी वो सिंपल लैंग्वेज होती है और साथ ही साथ वो क्या होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और क्या होती है पोर्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका बाइट कोड यूज़ किया जाता है जो कि आपका पोर्टेबल होता है, जिसे कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाकर रन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ ए डेसिमल वैल्यू इन जावा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका जावा है उसमें आपकी जो डेसिमल वैल्यू होती है उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप कौन सा होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे इंट, बी लॉन्ग, सी फ्लोट या फिर डी डबल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, डबल। क्वेश्चन नंबर 29 है विच वन इज ए वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ बुलियन डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका बुलियन डेटा टाइप होता है उसे डिक्लेयर करने का आपका सही तरीका क्या होता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे आपका बुलियन बी इज इक्वल्स टू 0, बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे आपको बुलियन बी इज इक्वल्स टू फॉल्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और सेमी कॉलम, सी दे रखा है आपका बुलियन बी इज इक्वल्स टू फॉल्स और सेमी कॉलम, डी है आपका बुलियन बी इज इक्वल्स टू फॉल्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुलियन बी इज इक्वल्स टू फॉल्स और सेमी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 13 है इन जावा स्कैनर इज प्री डिफाइंड डैश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जावा में जो आपकी स्कैनर है वो प्री डिफाइंड क्लास है, मेथड है, पैकेज है या फिर वेरिएबल है। तो यहाँ ऑप्शंस आपके दे रखे हैं ए मेथड, बी पैकेज, सी वेरिएबल या डी क्लास। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका क्लास, क्योंकि आपकी जो स्कैनर है वो क्या है एक क्लास है जो कि आपकी प्री डिफाइन होती है किसके अंदर, यूटिल वाला जो आपका पैकेज होता है उसके अंदर। और इस तरीके से हमारी जो स्कैनर क्लास है उसका यूज़ हम करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए अपने प्रोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा फीचर। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से आपका कौन सा जावा का फीचर नहीं है। ऑप्शन ए है आपका डायनामिक, बी आर्किटेक्चर न्यूट्रल, सी यूज ऑफ पॉइंटर या फिर डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो जो हमारी जावा की लैंग्वेज है वो क्या है, एक डायनामिक लैंग्वेज है, साथ ही साथ वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन तो हमारे क्या हैं, करेक्ट है। अब बचा कौन सा आपके पास में, ऑप्शन नंबर सी यूज ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पे आपकी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि जो जावा है आपकी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और सिक्योरिटी के रीजन से ही ये पॉइंटर का यूज यहाँ पे नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है डैश इज यूज टू फाइंड एंड फिक्स बग इन द जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हम किसका प्रयोग करते हैं जावा के प्रोग्राम में बग्स को खोजने और उन्हें ठीक करने के लिए। ऑप्शन ए है आपका JVM, बी JRE, सी JDK या फिर डी JDB। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी JDB। JDB की आपकी फुल फॉर्म होती है जावा डीबगर। ये आपकी एक कमांड लाइन होती है जो जावा क्लास को डीबग करती है। ये जावा प्लेटफॉर्म डीबगर आर्किटेक्चर का एक पार्ट होता है जो जावा वर्चुअल मशीन को क्या करता है, निरीक्षण करता है उसका और डीबगिंग में उसकी मदद करता है।
क्वेश्चन नंबर 33 है एन इंटरफेस विद नो फील्ड और मेथड इज नोन एज ए डैश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिना फील्ड और मेथड वाले इंटरफेस को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका रनेबल इंटरफेस, बी मार्कर इंटरफेस, सी एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस या फिर डी कैर सीक्वेंस इंटरफेस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मार्कर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द हैश कोड मेथड इन द ऑब्जेक्ट क्लास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट क्लास में हैश कोड मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका ऑब्जेक्ट, बी इंट, सी लॉन्ग या फिर डी वॉइड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इंट, क्योंकि जावा में जो आपका हैश कोड मेथड होता है उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो आपका इंटीजर होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए हैश कोड वैल्यू देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट डज द एक्सप्रेशन फ्लोट ए इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 0 रिटर्न। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक एक्सप्रेशन दिया है, उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया है ए फ्लोट टाइप का, उसको वैल्यू इनिशियलाइज की है 35 डिवाइडेड बाई 0। तो ये अगर आपका कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या आएगा, क्या रिटर्न करेगा ये आपको। तो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं ए 0, बी नॉट ए नंबर, सी इन्फिनिटी या फिर डी रन टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटी, क्योंकि जब आप 35 को डिवाइड करोगे 0 से तो ये आपका क्या करेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू जनरेट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इन HTML फॉर्मेट फॉर डॉग कमेंट्स इन सोर्स कोड। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा टूल सोर्स कोड में डॉग कमेंट से HTML फॉर्मेट में API डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका जावा पी टूल, बी जावा डब्ल्यू कमांड्स, सी जावा डॉग टूल या फिर डी जावा एज कमांड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जावा डॉग टूल। तो जावा डॉग टूल जो है वो आपका एक टूल है जिसका यूज़ जावा सोर्स फाइल से HTML फॉर्मेट में API डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है विच मेथड ऑफ द क्लास इज यूज टू डिटरमाइन द नेम ऑफ ए क्लास रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो आपका क्लास ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा स्ट्रिंग के रूप में दर्शाए गए क्लास का नाम निर्धारित करने के लिए क्लास किस मेथड का यूज़ करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है आपका गेट क्लास मेथड, बी इंटर्न मेथड, सी गेट नेम मेथड या फिर डी टू स्ट्रिंग मेथड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गेट नेम मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डू यू मीन बाय नेमलेस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको बताना है कि नेमलेस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए आपका दे रखा है एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सुपर क्लास क्रिएटेड इन द सब क्लास, सी एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी नेम बट हैविंग अ रेफरेंस, डी दे रखा है आपका एन ऑब्जेक्ट दैट हैव नो रेफरेंस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी एन ऑब्जेक्ट दैट हैव नो रेफरेंस। तो इस तरीके से जब हम कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं असाइन करते, तो इस तरीके का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका नेमलेस ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट सब क्लास ऑफ द पैनल क्लास। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं उनमें से कौन पैनल क्लास का इमीडिएट सब क्लास है। ऑप्शन ए है आपका एप्लीट क्लास, बी विंडो क्लास, सी फ्रेम क्लास या फिर डी डायलॉग क्लास। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एप्लीट क्लास। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट द फाइनल कीवर्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से आपका फाइनल कीवर्ड के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन ए है आपका ए फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड इन इट्स सब क्लास। इट मीन्स एक फाइनल मेथड को इसके सब क्लास में ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी दे रखा है ए फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंड। इट मीन्स एक फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है आपका
ए फाइनल क्लास कैन नॉट एक्सटेंड अदर क्लास। इट मीन्स एक फाइनल क्लास जो होती है वे किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। ऑप्शन डी है आपका ए फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड। इट मीन्स एक फाइनल मेथड जो होता है वो इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि जो आपकी एक क्लास होती है फाइनल क्लास वो किसी अन्य क्लास को अपने अंदर एक्सटेंड नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल होता है वो जावा के अंदर एक आपका रिजर्व कीवर्ड होता है जिसका यूज़ हम वेरिएबल के साथ में, मेथड के साथ में और क्लास के साथ में करते हैं उनको कांस्टेंट बनाने के लिए। एक तरीके से कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट मेथड और कांस्टेंट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं जावा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ दीज क्लासेस आर द डायरेक्ट सब क्लास ऑफ द थ्रोएबल क्लास। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा क्लास थ्रोएबल क्लास का आपका डायरेक्ट सब क्लास है। तो ऑप्शन ए है आपका रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर क्लास, बी एक्सेप्शन एंड वर्चुअल मशीन एरर क्लास, सी एरर एंड एक्सेप्शन क्लास, डी है आपका आईओ एक्सेप्शन एंड वर्चुअल मशीन एरर क्लास। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एरर एंड एक्सेप्शन क्लास। क्वेश्चन नंबर 44 है इन विच मेमोरी ए स्ट्रिंग इज स्टोर्ड व्हेन वी क्रिएटेड अ स्ट्रिंग यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके एक स्ट्रिंग बनाते हैं तो उस स्ट्रिंग को किस मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका स्टैक, बी स्ट्रिंग मेमोरी, सी हिप मेमोरी या फिर डी रैंडम स्टोरेज स्पेस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिप मेमोरी। तो इस तरीके से जब एक न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके हम स्ट्रिंग को बनाते हैं तो ये हमेशा आपकी हिप मेमोरी के अंदर ही बनाई जाती है, उसी के अंदर ही स्टोर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द इंटर्न मेथड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंटर्न मेथड का यूज़ क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका इट रिटर्न्स द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग फ्रॉम मेमोरी। इट मीन्स ये एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को मेमोरी से रिटर्न करता है। ऑप्शन बी है आपका इट क्रिएट्स ए न्यू स्ट्रिंग इन द डेटाबेस। इट मीन्स ये डेटाबेस में एक न्यू स्ट्रिंग बनाता है। सी दे रखा है आपका इट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग इन द डेटाबेस। इट मीन्स ये डेटाबेस के अंदर जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग होती है उसको मॉडिफाई करता है, या फिर डी नन ऑफ द अबव। इट मीन्स इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इट रिटर्न्स द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग फ्रॉम मेमोरी। तो इस तरीके से ये क्या करता है, आपका जो इंटर्न मेथड है वो क्या करता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग होती है मेमोरी में उसे रिटर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजर्व कीवर्ड इन जावा। तो यहाँ आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा जावा का एक रिजर्व कीवर्ड है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, बी स्ट्रिक्ट, एफपी, सी मेन या फिर डी सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रिक्ट एफपी। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट एफपी कीवर्ड एक मॉडिफायर है जो आपका पोर्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन होती है उसको रिस्ट्रिक्टेड करता है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका जावा के 1.2 वर्जन के अंदर ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है विच कीवर्ड इज यूज फॉर एक्सेस द फीचर ऑफ पैकेज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हम पैकेज के फीचर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए पैकेज, बी इंपोर्ट, सी एक्सटेंड्स या फिर डी एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट का यूज़ करते हैं हम किसी भी पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए और उसके फीचर्स को यूज़ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है इन जावा JAR स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे आपको JAR की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए जावा आर्चिव रनर, बी जावा एप्लीकेशन रिसोर्स, सी जावा एप्लीकेशन रनर या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपकी जार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी जावा आर्चिव। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेबल क्लास इन जावा। तो यहाँ आपको बताना है जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन जावा में एक म्यूटेबल क्लास है। ऑप्शन ए java.lang.string, बी java.lang.byte, सी java.lang.short,
डी java.lang.string builder। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी java.lang.string builder। तो ये आपकी क्या है, जावा के अंदर एक म्यूटेबल क्लास है। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मैनी थ्रेड्स कैन बी एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम। तो यहाँ आपको बताना है कि एक बार में कितने थ्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। ऑप्शन ए है आपका ओनली वन थ्रेड, बी मल्टीपल थ्रेड, सी ओनली मेन मेथड थ्रेड, या फिर डी टू थ्रेड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मल्टीपल थ्रेड, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जो हमारी जावा है वो क्या करती है, मल्टीपल थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, एक बार में आपके मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कराती है।